हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया, या आप इसे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है ये देखते हुए कि रिवर्स के लिए क्या क्या वो पेपर के लिए तैयार करें, क्योंकि कई तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है वो पेपर में, जैसे कि रिवर्स का ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, उनका एंड कहाँ है, वो किसी समुद्र में मिल रही हैं या किसी नदी में मिल रही हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, अगर कोई उन पे मुख्य शहर स्थित है तो वो कौन सा है, डैम प्रोजेक्ट है अगर तो वो कौन सा है उस पर, और अगर वो किसी के भी दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूटेड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चीज़ों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आज इस वीडियो में इन सारी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड कराई है, और साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चे अक्सर भूल जाते हैं रिवर्स को लेकर, वो सारी आपको याद कराई जाएंगी। सो लास्ट तक इस वीडियो के बने रहें। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अब शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या फिर रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप देखेंगे जो एक मेजर मैप है रिवर्स ऑफ इंडिया को लेकर, जिसमें आपको मेजर रिवर्स दिखाई गई हैं इंडिया की। अब हम सबसे पहले ये देखे हैं कि इंडिया में जो रिवर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है या रिवर्स को जो बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो रिवर्स का जो बांटने का तरीका है या जो बेस है रिवर्स को बांटने का, वो सबसे पहला बेस है ओरिएंटेशन टू द सी को लेकर, यानी कि किस साइड वो अपना मुहाना बना रही है, अपना माउथ किस साइड वो नदी बना रही है। तो उसके आधार पर अभी हमने देखा कि अगर नदी भारत में माउथ बनाएगी, अपना मुहाना बनाएगी, तो वो दो ही जगह बना सकती है, या तो वो बे ऑफ बंगाल में बनाएगी या फिर वो कहाँ पर बनाएगी, अरेबियन सी में बनाएगी। तो अगर हम इस मैप को देखा, अगर इस आधार पर हम रिवर्स को बांटे तो दो तरीके बांट लेंगे। एक वो नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में अपना ड्रेनेज कर रही हैं, और एक वो नदियाँ जो अरेबियन सी में ड्रेनेज कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने आपको बताया था, आपने मैप में देखा होगा कि अरेबियन सी में गिरने वाली कौन सी थी, नर्मदा थी, तापी थी, सिंधु थी यानी कि इंडस। वहीं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली थी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, साथ साथ और जो पेनिनसुलर नदियां आएंगी, या फिर आप ये कह सकते हैं दक्कन से पठार से निकलने वाली और जो नदियां हैं वो सब भी कहाँ जा रही हैं, ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। वही दूसरा अगर आधार देखें हम, तो ये तो पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है जिसके आधार पर भारत में नदियों को बांटा गया है, और वो है ऑरिजिन के आधार पर, यानी कि उनके उद्गम के आधार पर, उनके सोर्स के आधार पर नदियों को जो बांटा गया। अगर हम इसको देखें तो ऑरिजिन अगर हम भारत की नदियों का देखें तो हमने देखा कि दो ही जगह से भारत में नदियां ऑरिजिनेट हो रही थी, या तो वो इस पोर्शन से हो रही है, दैट मीन्स हिमालय से हो रही हैं, या फिर वो कहाँ से हो रही है, डेक्कन के प्लेटू से हो रही हैं। अगर साउथ ऑफ इंडिया की हम बात करें, मतलब नॉर्थ ऑफ इंडिया में जितनी रिवर्स निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी, हिमालय से निकल रही हैं, हमने ये देखा। वहीं साउथ ऑफ इंडिया में जो रिवर्स निकल रही हैं वो हमने देखा कहाँ से निकल रही है, डेक्कन प्लेटो से निकल रही हैं। जहाँ से वो निकल रही हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को बेस मानते हुए हमने उनका नाम किया रखा है। हिमालय से निकलने वाली हिमालयन रिवर्स हैं, वहीं डेक्कन प्लेटो से निकलने वाली पेनिनसुलर रिवर्स हैं, या जिन्हें आप प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो हिमालय रिवर्स है, हमने देखा जो मेजर रिवर्स निकल रही थी वो क्या थी, सिंधु थी, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। साथ साथ इनकी जो सहायक नदियां हैं यानी कि जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी क्या आएंगी, हमारी हिमालयन रिवर्स में आएंगी। सिमिलरली पेनिनसुलर रिवर्स या प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, यानी कि साउथ ऑफ इंडिया से जो भी निकल रही हैं, यानी कि दक्कन के पठार से नदियां निकल रही हैं, उन्हें हमने क्या बोला है, प्रायद्वीपीय नदियां। तो वो कौन सी थी, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, एंड सो ऑन। तो जब हम पेनिनसुलर रिवर्स कवर करेंगे तब हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस आप यही देखिए कि रिवर्स को किस टाइप में बांटा गया है, अगर हम उन्हें ओरिजिन के बेस पे लेकर चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हिमालयन रिवर्स के रेस्पेक्ट में होगा, और हिमालयन रिवर्स में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडस पढ़ना है, वी हैव टू रीड अबाउट गंगा एज वेल एज ब्रह्मपुत्र। तो सारा हम कवर नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को पढ़ेंगे।
साथ साथ सारी शॉर्ट ट्रिक्स होगी। और आई होप कि आप लास्ट तक अगर वीडियो के बने रहेंगे तो इंडस रिवर को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत है कितनी अच्छी तरह से आप उसे याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडस रिवर को लेकर, हम वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करिए जल्दी से शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, वाई वी आर सेइंग, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हम सिंधु नदी, हम हिमालय नदियों में सिंधु नदी को पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम क्यों लिखा है। वाई वी आर सेइंग कि हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये ना कहकर कि हम सिर्फ सिंधु नदी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक नदी और एक नदी तंत्र में ये फ़र्क होता है, यानी कि एक रिवर और एक रिवर सिस्टम में ये डिफरेंस है कि जब हम रिवर की बात करते हैं तो हम सिर्फ उस रिवर का ओरिजिन पढ़ेंगे, उस रिवर का एंड पढ़ते हैं, दैट्स इट, और वही हमारा पूरा नदी हो जाती है। या फिर अगर कोई उस पर सिटी लोकेटेड है या डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड है तो हमने वो पढ़ लिया। लेकिन जब हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तब हम उसमें उसकी सहायक नदियों को भी मिला देते हैं, यानी कि उसकी जो भी ट्रीज हैं हम उनको भी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर चाहे उनका भी हम ओरिजिन पढ़ते हैं, उनका भी एंड पढ़ते हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज का। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनकी ट्रिब्यूटरीज पर कोई डैम है, कोई सिटी लोकेटेड है तो वो कौन सी है, इफ़ इट इज़ डिस्प्यूटेड तो वो क्या है। मतलब सारी चीज़ें जब हम पढ़ें एक नदी से जुड़ी हुई, तब हम उसे एक नदी तंत्र कहते हैं। यानी कि अगर हम इंडस पढ़ रहे हैं तो वी आर सेइंग इंडस रिवर सिस्टम। सो आई होप कि अब आपको रिवर और रिवर सिस्टम का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए शुरू करते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दो बेसिक चीज़ें हमें किसी भी नदी के बारे में पता होनी चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और वो किन देशों से होकर गुजर रही है या फिर किन राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर वो इनलैंड वाली है रिवर तो वो कहाँ कहाँ होकर जा रही है, अगर वो देशों के बीचों में से होकर आ रही है तो वो कौन कौन से देश हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में वही देखते हैं। अगर इंडस रिवर सिस्टम की बात करें या सिंधु नदी की जब हम बात करेंगे तो उसका अगर हम उद्गम की बात करें यानी कि उसके सोर्स की बात करें तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो तिब्बत के प्लेटो से है, यानी कि तिब्बतन प्लेटो आप कह सकते हैं। आपको पता है चाइना में तिब्बत है, ओके, तिब्बत जो उसका ऑटोनॉमस एरिया है चाइना का। यहाँ से क्या होता है आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से क्या है हमारी सिंधु नदी का ओरिजिन है। और एक स्पेसिफिक लोकेशन अगर बताई जाए कि कहाँ से है तो वो है लेक मानसरोवर। ओके, तो सिंधु नदी का ओरिजिन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं कहाँ से हो रहा है, लेक मानसरोवर से ओरिजिन हो रहा है, जो कहाँ पर है, तिब्बत प्लेटो में है, तिब्बत प्लेटो में है। साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि लेक मानसरोवर को अगर आपको कोई कहे आपसे कि लेक मानसरोवर कहाँ पर सिचुएटेड है, किसी माउंटेन रेंज में है तो वो कहाँ पर है, कोई हिल्स हैं तो वो कहाँ पर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इन माउंटेन रेंजेस वीडियो आपको बताया गया था कि जो जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालयाज की रेंजेस मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वहीं उसमें एक जो लद्दाख रेंज है, अगर हम उस लद्दाख रेंज को नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करें, दैट मीन्स टुवर्ड्स चाइना का जो तिब्बत पार्ट है वहाँ पर अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वही लद्दाख रेंज कैलाश रेंज के नाम से जानी जाती है। इसी कैलाश रेंज में एक माउंट कैलाश है पीक, उस माउंट कैलाश के फुट हिल्स में आपको लेक मानसरोवर मिलेगी। सो नाउ आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेक मानसरोवर कहाँ है। आपने सुना भी होगा मानसरोवर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं लोग, ठीक है। तो लेक मानसरोवर कहाँ पर है, तिब्बत के प्लेटो में माउंट कैलाश के फुट हिल्स में अगर हम जाएंगे सो वी फाउंड लेक मानसरोवर, जहाँ से मेरी सिंधु नदी ऑरिजिनेट हो रही है। यहाँ से ऑरिजिनेट होने के बाद सिंधु नदी नॉर्थ वेस्ट चलती है, ओके, वो अभी हम आगे देखेंगे कि सिंधु नदी का रूट क्या क्या है। अब सबसे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जिसे बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। आई होप कि आप आज के बाद आप उसे गलत नहीं करेंगे। पूछ लेता है कि वो ग्लेशियर का नाम क्या है जिससे सिंधु नदी निकलती है या सिंधु नदी का पानी जिस ग्लेशियर से आता है। जैसे आप गंगा के लिए कहते हैं गंगोत्री से गंगोत्री ग्लेशियर, इसी तरह सिंधु नदी का जो ग्लेशियर है वो है चेमा यंगडंग ग्लेशियर, ओके। बहुत अजीब सा नाम है क्योंकि तिब्बत है तो तिब्बत वाले लोग ही अपना नाम रखेंगे। सो इट इज चेमा यंगडंग ग्लेशियर, जहाँ से सिंधु नदी अपना पानी लेकर निकलती है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सिंधु नदी किन देशों से होकर गुजरती है। तो अगर हम देश की बात करें तो सबसे पहला क्लियर हो गया होगा कि वो लेक मानसरोवर यानी कि तिब्बत से आ रही है, दैट मीन्स
चाइना से निकल रही है, उसके बाद वो इंडिया में आती है, इसे हम जानते ही हैं, और फिर बाद में ये पाकिस्तान में होती हुई एट लास्ट अरेबियन सी में मिल जाती है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। सो आई होप अब आपको इंडस रिवर पता चल गई होगी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ कहाँ से ट्रैवल होती हुई एट लास्ट अरेबियन सी में मिल रही है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इंडस रिवर के बारे में। पहली बात ये कि इंडस जितनी भी एशिया में सबसे लंबी नदियां हैं उसमें से एक लंबी नदी है इंडस, ओके। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है यांगत्से रिवर जो चाइना में है। वहीं अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर आपसे पूछता है यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर पूछते हैं तो वो है नील रिवर। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर रिवर की बात आती है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है या फिर लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और दोनों का आंसर मिक्स कर देते हैं। आज से कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें देन वी आर सीइंग इट्स लेंथ फ्रॉम इट्स ऑरिजिन टू इट्स एंड। हम नदी की लंबाई देख रहे हैं जब हम उसको लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम देख रहे हैं, अगर हम उसकी लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहे हैं तब हम रिवर की लंबाई यानी कि लेंथ देख रहे हैं फ्रॉम इट्स ऑरिजिन टू इट्स एंड, कि उस रिवर की लेंथ कितनी है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि उस नदी में कितना ड्रेनेज है, यानी कि वो कितना स्क्वायर किलोमीटर वाटर होल्ड करके लेकर जा रही है, ओके। तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहे हैं तो जो सिंधु नदी है वो एशिया में जितनी लंबी नदियाँ हैं उनमें से एक है। साथ साथ अगर हम एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है यांगत्से रिवर, और अगर हम वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है हमारी नील रिवर। दूसरी बात, आप इसकी लंबाई भी याद कर सकते हैं, इट्स 3180 किलोमीटर्स। कैसे याद करेंगे? छोटी सी ट्रिक, 3 देशों से होकर गुजरती है और 3000 इसकी लंबाई है। ओवरऑल अप्रॉक्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हिंट याद रखेंगे, यू कैन मार्क इट इन द क्वेश्चन पेपर। क्या है? 3180 किलोमीटर्स। आप इसे अप्रॉक्स 3000 लेकर याद कर सकते हैं, और 3000 को याद करने की ट्रिक क्या है? ये 3 देशों से होकर गुजरती है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और 3000 इसकी लंबाई है। वहीं अगर हम बात करें इसके थोड़े फैक्ट्स के बारे में तो जो पाकिस्तान है ये उसकी नेशनल रिवर है, जैसे हमारी गंगा है वैसे ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंधु है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? सिंधु है। वहीं अगर इंडिया में इसकी लेंथ की बात की जाए तो वो है 710 किलोमीटर्स। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3180 किलोमीटर्स उसके ऑरिजिन से लेकर एंड तक की लंबाई है। जबकि अगर सिर्फ हम इंडिया की बात करें, जब वो इंडिया में एंटर कर रही है और इंडिया को लीव कर रही है, उतने एरिया की अगर हम बात करें तब वहाँ पर उसकी लेंथ कितनी है जो इंडिया में है? वो है 710 किलोमीटर्स। तो ये तो कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हो गए इंडस रिवर्स के बारे में। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है पूरा आपको इंडस रिवर का यहाँ पर पूरा रूट दिखाया गया है फ्रॉम इट्स ओरिजिन, यानी कि लेक मानसरोवर से लेकर जब वो इंडिया में एंटर कर रही है, इट्स लीविंग इंडिया एंड आफ्टर ऑल एट लास्ट मीटिंग द अरेबियन सी इन द पाकिस्तान, ओके। सो ये रूट है इंडस रिवर का। घबराइएगा मत, मैं आपको देखकर मैं 2 मिनट में आपको इसे याद करा दूंगी और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए शुरू करते हैं लेक मानसरोवर से, यहाँ से इंडस का ओरिजिन हो रहा है, ये हम देख ही चुके थे, ओके। जब यहाँ पर ये इंडस का ओरिजिन होगा तो आप देख सकते हैं कि ये इतने पार्ट में सिंधु नदी कहाँ पर ट्रैवल कर रही है? चाइना में ट्रैवल कर रही है, या आप कह सकते हैं कि ये तिब्बत पार्ट में ट्रैवल कर रही है। वहाँ के लिए बस हमें इतना ही याद करना है। हमें याद करना है जब वो इंडिया में आती है, स्पेसिफिकली इंडिया में सिंधु नदी कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंधु नदी यहाँ पर जम्मू कश्मीर को आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर का मैप है जिसमें सिंधु नदी आके सबसे पहले इंडिया में टच कर रही है। कौन से स्टेट को? पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, तो वो है जम्मू कश्मीर स्टेट जिसमें सबसे पहले सिंधु नदी आती है, ओके। उसके बाद अगर वो पूछे कि जम्मू कश्मीर के भी कौन से रीजन में सिंधु नदी टच करती है तो वो है आपका लद्दाख रीजन। आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है डाउनवर्ड पोर्शन, दिस इज योर लद्दाख, और ये जो ऊपर वाला एरिया है दिस इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो लद्दाख रीजन को क्रॉस करने के बाद सिंधु नदी कहाँ जाती है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में जाती है। और वहाँ का 2 रीजन आपको पता ही होंगे, वो है गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन। गिलगिट बाल्टिस्तान सबसे पहले सिंधु नदी इंडिया में जम्मू कश्मीर स्टेट में आती है, जिसके लद्दाख रीजन में वो लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद लद्दाख पार करने के बाद वो
पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंचती है, गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र में। उसके बाद आप देख रहे होंगे इस इमेज में, यहाँ से सिंधु नदी एक शार्प बेंड ले रही है। ओके, जहाँ ये शार्प बेंड लेती है यहाँ पर उसे एक पीक मिलती है, एक चोटी मिलती है, जिसे हम कहते हैं नागा पर्वत या फिर नंगा पर्वत भी कह सकते हैं। यहाँ से ये सिंधु नदी एक शार्प बेंड लेती है टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के प्लेन में ट्रैवल करती हुई एट लास्ट कराची पोर्ट के पास आकर सिंध में, ये सिंध इलाका है पाकिस्तान का, जैसे वो हमारा जम्मू कश्मीर है ऐसे ही पाकिस्तान का ये सिंध इलाका है, जहाँ पर कराची पोर्ट है, उसके पास आकर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो यही है सिंधु नदी का रूट, बहुत आसानी से मानसरोवर से चली, फिर लद्दाख पहुंचती है, उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर को पार करती हुई पाकिस्तान में आती है, और फिर आखिर में कराची पोर्ट के पास अरब सागर में मिल जाती है। देखा कितना आसान था, 4-5 चीजें आपको याद करनी है। सबसे पहले मानसरोवर लेक, उसके बाद लद्दाख, फिर पाक अधिकृत कश्मीर, फिर पाकिस्तान पहुंच गए, और आखिर में कराची पोर्ट पर आकर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई जब सिंधु नदी फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स एंड चल रही है। अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो ये कि वो इंडिया में जब ट्रैवल कर रही है, जिसकी अभी हमने लंबाई देखी थी कितनी थी, 710 किलोमीटर, तो वो 710 किलोमीटर जो वो भारत में चल रही है वो कहाँ कहाँ चलती है। ये तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आ रही है और जम्मू कश्मीर के भी लद्दाख क्षेत्र में आती है। तो और वो कहाँ कहाँ, अगर हम इसे डिटेल स्टडी करें तो वो क्या होगा, देखिए ये मैप है आपका पूरा जम्मू कश्मीर का, आप ये हाईलाइटेड बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर देख सकते हैं, दिस इज योर जम्मू कश्मीर। मैंने मैप को क्लियर इसलिए किया है ताकि आप आसानी से और अच्छे से समझ पाएं। ओके, ये है पूरा जम्मू कश्मीर का मैप। यहाँ तक हमने देख लिया कि सिंधु नदी एंटर कर रही है फ्रॉम मानसरोवर से निकलने के बाद, और ये कौन सा एरिया है आपका, लद्दाख एरिया। ओके, लद्दाख के बाद ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज योर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आप पाक अधिकृत कश्मीर कह सकते हैं। जब यहाँ पर सिंधु नदी एंटर कर रही है लद्दाख में, तो एक पॉइंट है जिससे वो एंटर करती है, जिसे हम कहते हैं दमचौक। ओके, जम्मू कश्मीर स्टेट, लद्दाख रीजन एंड दमचौक पॉइंट, जिससे सिंधु नदी मेरी भारत में एंटर करती है। जब सिंधु नदी भारत में एंटर करती है तो दमचौक को कैसे याद करेंगे आप आसानी से, कि सिंधु नदी भारत में कैसे घुसती है, दम लेकर घुसती है, यानी कि दमचौक पर घुसती है। देखा कितनी आसानी सी ट्रिक थी, दमचौक यानी कि दम लेकर वो घुसती है। उसके बाद वो ट्रैवल कर रही है, आप देख सकते हैं ये एंटर किया लद्दाख क्षेत्र में, उसे 2 रेंजेस मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको पेपर में कभी मत भूलेगा, बहुत आसानी से स्टेटमेंट क्वेश्चंस जब आते हैं सिंधु नदी को लेकर, तो एक स्टेटमेंट वो जरूर दे देता है कि लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में सिंधु नदी ट्रेवल करती है, जैसे बच्चे गलत कर देते हैं। आज के बाद आप इसे गलत मत कीजिएगा, लद्दाख रेंजेस और जास्कर रेंज के बीच में सिंधु नदी मेरी ट्रैवल करती है। लद्दाख और जास्कर कैसे याद करेंगे ये अभी मैं आगे बताऊंगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो सिंधु नदी कहाँ पर आई, दम लेकर दमचौक से एंटर हुई भारत में, और उसके बाद लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में ट्रैवल करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंचने के बाद ये हो गया आपका, ये जो नीचे वाला पार्ट है पाक अधिकृत कश्मीर का यानी कि पीओके का, वो है बाल्टिस्तान क्षेत्र, और ऊपर वाला है गिलगिट क्षेत्र। ओके, तो उसके बाद ये यहाँ से चिल्लास पॉइंट से, चिल्लास लास्ट पॉइंट है जिसपे मेरी सिंधु नदी भारत को छोड़ देती है। तो ये जो चिल्लास को कैसे याद करेंगे कि सिंधु नदी भारत में दम लेकर घुसती है यानी कि दमचौक पर, और चिल्लाती हुई भारत से बाहर निकल जाती है यानी कि चिल्लास से वो भारत के बाहर निकल जाती है। तो आसानी से दोनों पॉइंट्स याद हो गए, दम लेकर घुसना और चिल्ला के बाहर निकलना। दिस इज ऑल अबाउट जब सिंधु नदी भारत में एंटर कर रही है लद्दाख रीजन में, फिर पीओके में ट्रैवल करती हुई भारत से बाहर निकल रही है। और साथ साथ आपको 2 रेंजेस भी याद होनी चाहिए, एक लद्दाख रेंज और एक जास्कर रेंज। अब देखिए इन दोनों रेंजेस को आप कैसे याद करेंगे। लद्दाख रेंज आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि वो भारत में लद्दाख क्षेत्र में आ रही है। जास्कर रेंजेस कैसे याद करेंगे वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। एक रेंज याद हो गई होगी आई होप अब आपको यहाँ पर कि कौन सी रेंज के बीच में जा रही है, उसमें से एक कौन सी है, लद्दाख है, दूसरी जास्कर है। ये अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे याद करना है। चलें, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है
क्योंकि इसमें पूरी आपको सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो दिखाई गई हैं। घबराइएगा मत, मैप को देखकर आपको सारा मैप याद नहीं करना है, हम बस उतना ही काम करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है और जितना हमें पेपर में पूछा जाता है। दैट मीन्स वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट दी हार्ड वर्क। तो चलिए अपना स्मार्ट वर्क शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, सिंधु नदी की ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हमें पढ़नी है आप देख सकते हैं। मैं अब यहाँ पर इमेज हाईलाइट करूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमें मेन 5 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की पढ़नी है वो क्या क्या है? झेलम, हेयर इट इज, देन हेयर द चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये 5 नदियां हमें पढ़नी है सिंधु की, जिन्हें हम सिंधु की तरह ही पढ़ेंगे। दैट मीन्स इनके ओरिजिन को देखेंगे, इनका एंड कहाँ हो रहा है हम उसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी कोई सहायक नदी है तो वो क्या है, इन पर कोई डैम है तो वो कौन सा है, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमें डिटेल में पढ़नी है। लेकिन बाकी जो सिंधु की सहायक नदी है वो भी हमें याद होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए बाकी सिंधु की सहायक नदियां देखते हैं। सबसे पहले जो सिंधु की सहायक नदी है वो हम देखने जा रहे हैं, जो है जास्कर। अब आपको जास्कर रेंज याद हो जाएगी अगर आपको ये सिंधु की सहायक नदी पता होगी। कैसे? एक रेंज हमने याद कराई थी, आपने अभी देखा लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी ट्रैवल कर रही थी। तो लद्दाख रेंज कौन सी थी? जहाँ कैसे याद करा था? क्योंकि वो भारत में लद्दाख क्षेत्र में ही आती है। वहीं जास्कर रेंज को कैसे याद करेंगे? जब सिंधु नदी, ध्यान से सुनिएगा, जब सिंधु नदी भारत में पहली बार एंटर करती है तब वो जो सहायक नदी उसे मिलती है वो है जास्कर नदी। ठीक है, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि सिंधु नदी जब भारत में 2 रेंजेस के बीच में ट्रैवल कर रही है तो वो कौन सी है? लद्दाख और जास्कर। वहीं लद्दाख कैसे याद करा? कि वो लद्दाख क्षेत्र में आती है। और जास्कर कैसे याद करा? ये उसकी सबसे पहली सहायक नदी है, जब वो भारत में घुसती है तब उसे मिलती है। क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में घुसने पर सिंधु की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो वो है जास्कर। इसी तरह पूछ लेता है भारत को छोड़ते समय उसकी आखिरी सहायक नदी कौन सी? ध्यान रखिएगा, भारत को छोड़ते समय उसकी आखिरी सहायक नदी पूछ रहा है तो वो कौन सी है? गिलगिट। आप आसानी से देख सकते हैं गिलगिट। और याद कैसे कर सकते हैं ये कौन सा क्षेत्र है? गिलगिट क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर का। तो देखो दोनों ट्रिब्यूटरीज आसानी से याद हो गई, ये पहली है और इसी से आपने रेंज भी याद कर ली, और ये आखिरी है जब वो भारत से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? गिलगिट क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर का। चलिए अब और कुछ ट्रिब्यूटरीज देखते हैं इसकी। तो एक देखिए आप, यहाँ पर श्योक नदी है और दूसरी उसी की पास में एक नदी है नुब्रा नदी। अगर ये मैप आपको क्लियर नहीं हो रहा है इस बार, अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, जब नेक्स्ट टाइम आप इसे देखेंगे तब एक मैप का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको पूरा मैप क्लियर होता रहे साथ साथ। चलिए तो अब हम श्योक और नुब्रा की बात कर रहे थे। तो जो श्योक नदी है, ध्यान रखिएगा, श्योक सिंधु की सहायक नदी है। वहीं नुब्रा नदी जो है, ये नुब्रा घाटी है यहाँ पर, उसी की नाम पर इसका नदी का नाम रखा गया है। जो नुब्रा है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, यानी कि इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक की ट्रिब्यूटरी है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो नुब्रा को भी सिंधु की सहायक नदी बता देते हैं। नहीं, सिंधु की सहायक नदी क्या है? सिर्फ श्योक है, और श्योक की सहायक नदी क्या है? नुब्रा है। हमें सबकी सहायकों की सहायक याद नहीं करनी, हमें बस वही याद करना है जो पेपर में पूछा जाता है। एक और बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ज़्यादातर उनका नाम उनकी वैलीज पर ही रख दिया जाए। मतलब जिस घाटी में वो बह रही हैं उसी घाटी के नाम पर उनकी नदियों का नाम रख दिया गया है। जैसे अब नुब्रा घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नुब्रा। ऐसे ही स्वात घाटी में बहने वाली नदी स्वात, सोहन घाटी में बहने वाली नदी सोहन। तो ये ज़्यादातर जो उसकी सहायक नदियां हैं उनका नाम उनकी घाटियों पर ही रख दिया गया है जिस घाटी में वो चल रही है। तो श्योक और नुब्रा हो गया आसानी से, श्योक और नुब्रा। श्योक नदी याद रखिएगा क्योंकि कई बार इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए वो पूछ लेता है। चलिए और अब आगे देखते हैं। तो एक अभी मैंने आपको बताया स्वात नदी, स्वात घाटी के नाम पर ही रख दिया गया है। वहीं दूसरी अगर आप बात करें तो वो है देखिए काबुल। काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल आप याद कर सकते हैं क्या है? अफगानिस्तान से आ रही है काबुल। तो काबुल
इसकी भी एक सहायक नदी है। दूसरी बात करें अगर हम उसे, तो वो है गोमल, हेयर इट इज कुर्रम और झोब। बस यही सहायक नदी आपको सिंधु की याद रखनी है। अभी ट्रिक बताऊंगी कैसे आप इन सबको याद रखेंगे, तो घबराइएगा मत, आसानी से। चलिए अभी आप मैप पे कंसंट्रेट कीजिए। अब बात करते हैं जो मेजर 5 अभी मैंने आपको बताई थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है झेलम की सहायक नदी, जिसे हम किशन गंगा के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे होंगे किशन गंगा, जिसे मैंने अभी यहाँ पर रेड से हाईलाइट किया है। दिस इज किशन गंगा। क्यों ज़रूरी है और हम इसे क्यों याद करने वाले हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि भारत किशन गंगा पर एक प्रोजेक्ट बना रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये किशन गंगा भारत में भी है और पाकिस्तान में भी बह रही है। लेकिन पाकिस्तान में से किशन गंगा ना कहकर क्या कहा जाता है, नीलम। कई बार पेपर में पूछा है कि नीलम किसकी सहायक नदी है, तो नीलम झेलम की सहायक नदी है, क्योंकि नीलम किशन गंगा का ही दूसरा नाम है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किशन गंगा और नीलम अलग अलग नदियां हैं। एक ही नदी है, बस उसके नाम अलग अलग है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारी सारी सिंधु की सहायक नदियों की। एक और चीज़, एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक है सारी सहायक नदियों को याद करने के लिए। अगर आप इस मैप को 2 बार देख लेंगे, सारी नदियाँ आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, किसी भी नदी की अगर आपको सहायक नदी पढ़नी है, या किसी भी नदी में जो सहायक नदी होंगी अगर आपको वो पता करनी है, तो आप कैसे पता करेंगे, जिस साइड वो नदी ट्रैवल कर रही है। यानी कि यहाँ से जैसे सिंधु नदी का ओरिजिन हुआ था, उसके बाद ये इधर से डायरेक्शन में यहाँ से साउथवर्ड बैंड लेकर फिर ये ऐसे ट्रैवल कर रही है। आप जिस साइड नदी चल रही है, जिस डायरेक्शन में नदी चल रही है, आप अपना उस तरफ अगर फेस करके खड़े होंगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वही नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होंगी, आपका जो राइट होगा वही नदी की राइट ट्रिब्यूटरीज होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंधु नदी ओरिजिन से, लेकिन आपको किस तरह चलना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, जिस साइड नदी अपनी चल रही है, जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है अपने ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन से नदी जैसे इस तरफ चल रही है, तो आप इस साइड अपना फेस करके खड़े होंगे। सो दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो नदी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आप इस साइड अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे, तो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं और ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। मतलब ये सारी नदी वो हैं जो इसे बाएं तरफ से मिलती हैं, ये सारी नदियाँ वो हैं जो उसे दाएं तरफ से मिलती है। नदियों के केस में ऊपर नीचे नहीं होता कि ऊपर से श्योक मिल रही है, नीचे से जास्कर मिलती है, नहीं। हम कहते हैं बाएं से जास्कर मिल रही है और दाएं से श्योक नदी उसमें आकर मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। यही ट्रिक आप सारी नदियों पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से उसकी सहायक नदियां याद हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 नदियों के नाम देता है और बोलता है कि इसमें से कौन सी उसकी दाएं तरफ से मिलने वाली हैं या इसमें से कौन सी उसकी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो आई होप कि अब आप आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे, बस आपको जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है, मेन रिवर फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में आपको अपना फेस करके खड़े हो जाना है और बाकी सारी उसकी सहायक नदियां आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई पूरी इसकी सिंधु की सहायक नदियों की जो आपको देखनी है। एक बार क्विकली देख लेते हैं। जास्कर जो से सबसे पहले मिलती है जब वो इंडिया में आती है। गिलगिट आखिरी सहायक नदी जो उसे मिलती है जब वो भारत छोड़ रही होती है। साथ साथ श्योक और नुब्रा आपको याद करनी थी, जिसमें श्योक सिंधु की सहायक है और नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। वहीं कुछ और थी, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल और झोब नदी। मेन जो हमें 5 पढ़नी थी वो है ये, दैट इज झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं 5 को पढ़ेंगे आसानी से ट्रिक से। अगर मैं अब इस मैप को बाहर निकाल दूँ सिंधु नदी के साथ, तब ये मैप कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो ये है आपका सिंधु नदी का मैप, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज का मैप। अब देखिए इस मैप में क्या है, आपको सबसे पहले जो चीज़ें याद करनी है इस मैप को लेकर, पहले एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे हम झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, आई होप कि ये आपको पता होगा, लेकिन मैं ये मान के पढ़ाती हूँ कि कुछ नहीं पता है ताकि आप बेसिक से अच्छे से याद कर लें। तो चलिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज की जो ट्रिक है वो है JCRBS। JC रब्स, यानी कि J फॉर झेलम, C फॉर चिनाब, RA फॉर रावी, B फॉर ब्यास,
S फॉर सतलज, JC रब्स। अब देखिए, अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इन पांचों की पांचों नदियों का अपना अपना एक ओरिजिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नदियां आकर एक दूसरे में मिल रही हैं। जैसे झेलम चेनाब में मिल रही है, रावी भी चेनाब में मिल रही है, फिर चेनाब बाद में सतलज में मिल रही है, वहीं ब्यास सतलज में मिल रही है, और आखिर में सतलज किस में मिल रही है, सिंधु नदी में मिठनकोट पर आकर मिल जाती है। मिठनकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है सिंधु नदी और सतलज नदी कहाँ आकर मिलती हैं, तो वो कहाँ आकर मिलती हैं, मिठनकोट पर आकर मिलती हैं। तो अब हम इन्हीं ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से ही शुरू करेंगे, यानी कि JC रब का शुरू करेंगे। तो सबसे पहले J से क्या आता है, झेलम नदी। झेलम नदी का अगर हम उद्गम देखें तो ये कहाँ से होता है, वेरी नाग से होता है। नाग देवता क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं, क्या झेल रहे हैं, झेलम को झेल रहे हैं, नाग देवता झेल रहे हैं, यानी कि वेरी नाग से इसका उद्गम है। उसके बाद ये कश्मीर घाटी में पड़ता है। अगर हम वेरीनाग की लोकेशन देखना चाहें तो वो कहाँ पर है, कश्मीर घाटी में है। ये वेरीनाग से निकलने के बाद अपना थोड़ा सा नॉर्थ चलती है और फिर एक झील में मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, वुलर लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वुलर लेक में किस नदी का पानी आता है, तो वो किसका आ रहा है, झेलम नदी का आ रहा है। तो झेलम और वुलर याद रखिएगा, वेरीनाग से निकलती है और कहाँ मिलती है, जाकर वुलर लेक में। उसके बाद ये वहां से वुलर झील से जब निकलती है तब ये एक पीर पंजाल श्रेणी को काटती हुई आखिर में चेनाब में मिल जाती है। तो आसानी से कैसे याद करेंगे, झेलम का पूरा रूट जैसे हमने सिंधु का देखा था उसी तरह झेलम का वेरीनाग से निकलती है, या कह लीजिए वेरीनाग से निकली, वुलर में मिली, पीर पंजाल को काटा और चेनाब में मिल गई। ओके, आसानी से समझ में आ गया। यही चार चीजें आपको याद करनी है, वेरीनाग से निकली, वुलर में मिली, पीर पंजाल को काटा और चेनाब में मिल गई। चेनाब में कहाँ में मिलती है, त्रिमू झांग डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। देखिए ओरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है वेरीनाग में, लेकिन कहाँ पर ये खत्म हो रही है, चेनाब में मिलकर पाकिस्तान झांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अगर हम सहायक नदी देखें तो वो है किशनगंगा, जो अभी हमने डिस्कस की थी, जिसपे एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट भी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है, नीलम। और एक और बात कि जो श्रीनगर शहर है वो इसी झेलम नदी पर स्थित है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको झेलम के बारे में याद करनी है, और सबसे आसान है उसका ओरिजिन, जो आप अब आसानी से कभी नहीं भूलेंगे। वो क्या है, वेरीनाग से निकली, वुलर में मिली, पीर पंजाल को काटा और चेनाब में मिल गई। ओके, चलिए तो अब अगली नदी पर चलते हैं जल्दी से। वो है चेनाब, JC से चेनाब। चेनाब देखिए खुद पहले एक नदी नहीं है, इसे दो नदियां अलग से आ रही हैं इसका पानी जो बनाती हैं। तो एक साइड से चंद्र नदी आती है और दूसरी साइड से भागा नदी आती है। ये दोनों जब मिल जाती हैं तब मेरी चेनाब नदी फॉर्म होती है। तो याद रखिएगा, चेनाब नदी का पानी कहाँ से आ रहा है, चंद्र और भागा नदी चेनाब नदी का पानी लेकर आ रही है। और अब चेनाब नदी का अगर हम उद्गम देखें या उसका ओरिजिन देखें तो वो कहाँ से होता है, बारालाचा पास से इसका ओरिजिन होता है। मतलब आप कह सकते हैं 12 लच्छा पराठा खाकर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, चेनाब नदी में पहुंच जाएंगे। सो 12 लच्छा पास से इसका उद्गम है, जो कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी में है। सारी श्रेणियों को देखने के लिए, सारी रेंजेस को याद करने के लिए आप हमारी माउंटेन रेंजेस की वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो बारालाचा पास है। अगर बारालाचा पास को हम मैप में दिखाएं तो देखिए ये वाला जो मैप है ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, दिस इज योर जम्मू कश्मीर। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड, और ये आपको पंजाब दिख रहा है। यहाँ पर हमें सिंधु नदी को याद करने के लिए जो दर्रों की ज़रूरत है, यानी कि जो पासेस की ज़रूरत है, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के दर्रे ही हमें पता होने चाहिए, जिसमें से मेन 3 दर्रों की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे पहला दर्रा है वो क्या है, बारालाचा पास। ओके, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल जो एंड जम्मू कश्मीर से मिल रहा है उसी के पास में ही है बारालाचा पास, जिससे कौन सी नदी निकल रही है, मेरी चेनाब नदी निकल रही है। और ये कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो ये तो बात हो गई इसके उद्गम की, यानी कि 12 लच्छा पराठा खाकर आप कहाँ चले जाएंगे, चेनाब नदी में
चले जाएंगे। चलिए अब अगर हम इसके एंड की बात करें तो आपने मैप में देखा ही है, आसानी से फिगर, ये फिगर याद कर लेंगे। अगर आप ये 5, अगर ये आपको फिगर याद हो जाती है तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से सारी नदियों का उद्गम भी पता कर लेंगे और उनका एंड भी। तो अगर देखिए इस फिगर से तो चेनाब नदी कहाँ पर मिल रही है, सतलज में मिल रही है, लेकिन जब उसमें झेलम और रावी नदी का पानी मिल गया है उसके बाद चेनाब नदी मेरी किस में मिल रही है, सतलज में मिल रही है। तो आसानी से फिगर से आप किसी को भी उसका एंड बता सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एंड। अब इसी की अगर सहायक नदी बतानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। चेनाब की सहायक नदी क्या है, झेलम है, रावी है और एक और नदी होती है वो है तवी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी चेनाब को लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आती है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे में कुल्लू हिल्स हैं, वहां से निकलती है। अब रोहतांग दर्रे की बात करें तो देखिए ये है रोहतांग दर्रा मेरा। ओके, रोहतांग दर्रा कहाँ है, जब बारालाचा पास से हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा मिल जाएगा, जिससे मेरी क्या निकलती है, रावी नदी निकलती है। रावी नदी, और अगर हम इसी मैप को, हिमाचल प्रदेश के इस मैप को अगर मैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया से कंपेयर करूं तो यहाँ पर मुझे 2 रेंजेस मिलेंगी। एक ऊपर से आ रही होगी, मिड हिमालय की रेंजेस आ रही हैं यहाँ पर, जिनका अगर आपको पता हो मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बता रही हूँ, रेंजेस से रिलेटेड कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप माउंटेन रेंजेस की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी गई हैं। रोहतांग दर्रा से ऊपर यहाँ पर जो ये एक रेंज आ रही है वो है मध्य हिमालयास की रेंज, और मध्य हिमालयास की रेंजेस को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, जो जम्मू कश्मीर से लेकर हाफ ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि रोहतांग दर्रे से ऊपर तक जो रेंज आ रही है उसे हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय की रेंज को। और मध्य हिमालय जो रोहतांग दर्रे से नीचे और उत्तराखंड तक जा रहा है उसे हम धौलाधर के नाम से जानते हैं। तो आसानी से हम इसे कह सकते हैं कि रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकल रही है, यानी कि पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में भी से जो नदी निकल रही है अगर हम उसे कहें तो वो कौन सी है, रावी नदी। ठीक है, अब देखिए एंड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रावी नदी किस में आकर मिल रही है, चेनाब नदी में आके मिल रही है। कहाँ पर, रंगपुर में मिलती है, पाकिस्तान के पंजाब में। देखिए इसका भी उद्गम कहाँ था, रोहतांग दर्रे से था, कुल्लू हिल्स में, हिमाचल प्रदेश से, यानी कि भारत से तो उद्गम हो रहा है लेकिन खत्म कहाँ पर हो रही है, पाकिस्तान के पंजाब में जाकर रंगपुर में। अब आप कैसे रावी नदी को याद करेंगे, तो रावी नदी हमारी शॉर्ट ट्रिक में तीसरी नदी है। अगर आप देखें झेलम, चेनाब, रावी है, थर्ड नदी है, तो उसी के लिए 3 आर आ रहा है। रावी आर से शुरू हो रही है या रा से शुरू हो रही है, तो आप कह सकते हैं 3 रा या 3 आर आप रावी को याद कर सकते हैं। 3 आर में कैसे याद करेंगे, पहला आर रावी के लिए, दूसरा रोहतांग दर्रा और तीसरा रंगपुर के लिए। आसानी से याद हो गया, रावी बराबर 3 आर, यानी कि रावी, रोहतांग और रंगपुर। तो ये बात हो गई रावी नदी की। चलिए अब आगे देखते हैं ब्यास नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सहायक नदी है सिंधु की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही एक सिंधु की जो हमें सहायक नदियां पढ़नी है उसमें से यही एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है और ये भारत में ही जाकर खत्म हो जा रही है। भारत में ही खत्म का मतलब कि किसी दूसरी नदी में ये मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं। तो ब्यास का उद्गम एक कुंड से हो रहा है जो ब्यास कुंड के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे के पास ही है। अभी हमने रोहतांग दर्रा देखा था। ओके, धौलाधर रेंजेस को एक गॉर्ज बनाती है, जैसे रावी नदी यहाँ से ऊपर से निकल जाएगी। अभी हम मैप में देखेंगे बाद में सारी नदियाँ कैसे फ्लो कर रही हैं, कौन कौन से भारत के राज्यों से जा रही हैं। अभी रोहतांग दर्रे से के नीचे से ये निकल के जा रही है और धौलाधर रेंज को कट कर दिया है। कौन सी नदी, ब्यास नदी। अगर हम इसका एंड देखें तो वो कहाँ पर है, आप बता सकते हैं आसानी से, कहाँ से है। अब तो आप सीख गए होंगे मैप से देखना कैसे। तो कहाँ पर हो रहा है इसका एंड, सतलज नदी में। तो ब्यास कहाँ पर आकर मिल रही है, सतलज नदी में आकर मिल जाती है। और कहाँ पर, हरिके पे आकर मिलती है। एक जगह है क्या, हरिके, इससे एक बैराज भी है जिसे हम हरिके बैराज भी कहते हैं। तो आप याद कैसे करेंगे, हरी हरी करती हुई ब्यास सतलज में मिली। ओके, हरिके कैसे याद करेंगे, जब ब्यास सतलज में मिलती है, हरी हरी करती हुई ब्यास सतलज में मिली।
देखा कितनी आसानी से सारे एंड और ओरिजिन याद हो रहे हैं आपको। इसकी अगर हम एक सहायक नदी की बात करें तो जो ब्यास की सहायक नदी है वो है पार्वती, जिसमें हमारा कुल्लू शहर स्थित है। और याद रखिएगा ब्यास ही एक ऐसी सिंधु की सहायक नदी है, जो हम मेन 5 सहायक नदी पढ़ रहे हैं उन 5 में से सिंधु की यही एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम भी भारत में ही है और जिसका एंड भी भारत में। एंड का मतलब कि जब वो सतलज में मिल रही है तो वो भी कहाँ मिल रही है, भारत में ही मिल जाती है, हरिके पर हरी हरी करती हुई ब्यास सतलज में मिली। चलिए आगे देखते हैं। आखिरी सहायक नदी बचती है हमारी सतलज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक ऐसी नदी है जो सिंधु से की तरह ही निकल रही है, यानी कि इसका जो उद्गम है वो भारत के बाहर से है, फिर ये भारत में आती है, भारत में ट्रैवल करती है, भारत को छोड़ती है और उसके बाद भारत के बाहर जाकर ये सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर हम सिंधु नदी के उद्गम को देखें, ध्यान रखिए मैं कह रही हूँ सिंधु नदी के उद्गम को, तो सिंधु नदी का अगर हम उद्गम देखें तो जल्दी से रिकॉल कीजिए वो क्या है, वेरी गुड, मानसरोवर ताल से। मानसरोवर ताल से जब आप सिंधु नदी का उद्गम देखेंगे तो मानसरोवर ताल के जस्ट नेबर में क्या है, एक और लेक है जिसे हम राकस ताल या राकस लेक कहते हैं। ओके, मानसरोवर, एक साइड मानसरोवर है और दूसरी तरफ क्या है, राकस ताल है, जिससे हमारी क्या निकलती है, सतलज नदी निकलती है। देखिए सतलज सिंधु की सहायक नदी है और उसके सिंधु के उद्गम के जस्ट बगल में ही, उसके साइड में ही जो उद्गम है वो किसका उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है। ठीक है, माउंट कैलाश के जब आप फुट हिल्स में आते हैं तो आपको 2 लेक्स मिलती हैं, एक तरफ मानसरोवर है और उसी के बगल में साइड में क्या है, राकस ताल है। तो राकस से कौन सी निकल रही है, सतलज, और मानसरोवर से कौन सी निकली, इंडस। वेरी गुड। ओके, तो अब आप देखा कितनी आसानी से याद हो गया, मानसरोवर और राकस ताल दोनों चीजें भी पता चल गई। मानसरोवर लेक और राकस ताल से ये निकल के आती है, लेकिन हम पूरा नाम क्या बोलते हैं, मानसरोवर, क्योंकि वो एक ही लेक है अगर आप देखें, लेकिन एक तरफ जहां मानसरोवर में मीठा पानी है वहीं इसमें इतना सॉल्टी वाटर है। ओके, राकस ताल में। तो याद कैसे करोगे कौन से ताल से निकलती है सतलज या कहां से निकलती है, राकस लेक से निकलती है सतलज, यानी कि राक्षस सत्य बोलते हैं। देखो हैं वो राक्षस लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, यानी कि राक्षस का मतलब राकस ताल और सत्य का मतलब सतलज नदी निकलती है हमारी कहां से, राकस ताल से। अब देखो जैसे हमने सिंधु को देखा था कि जब वो भारत में एंटर कर रही थी तो हमने उसका पॉइंट देखा था कि वो कहां से भारत में एंटर कर रही थी, तो इसी तरह क्योंकि ये भी भारत में एंटर करेगी तो हम क्या देखेंगे कि ये कहां से भारत में एंटर करती है। तो सतलज नदी जब मेरी भारत में घुसती है तो वो एक दर्रे से घुसती है और उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। सतलज नदी कहां से निकलती है, शिपकिला दर्रे से भारत में घुसती है। और शिपकिला दर्रा अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये शिमला को, हिमाचल प्रदेश में जो शिमला जगह है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, आप भी जाते होंगे, शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। ओके, तो शिपकिला दर्रा जो है यहाँ से मेरी सतलज नदी एंटर करती है इंडिया में, और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है शिपकिला दर्रा, याद रखिएगा, शिपकिला, एस फॉर सतलज, एस फॉर शिपकिला। ओके, शिपकिला दर्रा, जो हमें जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद करने हैं उसमें एक ही दर्रा है जो श से आएगा और वो क्या है, शिपकिला, और श से ही मेरा क्या होगी, सतलज नदी। तो शिपकिला दर्रा, सतलज नदी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके एंड की और इसके उद्गम की, और जब ये भारत में एंटर करी। अब अगर हम इसकी एंड की बात करें तो आपने देखा ही इस मैप में, आप कहाँ है जल्दी से बताइए, कहाँ पर है सतलज नदी का एंड, सिंधु नदी में। यानी कि सतलज कहाँ पर आकर मिलती है, सिंधु में आकर मिल जाती है, जब चेनाब का पानी ले लेती है, और उसके बाद ये कहाँ आकर मिल जाती है, सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। और किस जगह पे मिलती है, मिठन कोट पर। जैसे हमने सबका देखा ब्यास सतलज में हरिके पे मिल रही है, यानी कि हरी हरी करती हुई ब्यास सतलज में मिली, इसी तरह सतलज सिंधु में कहाँ पर मिलती है, मिठन कोट पे। 2 लोग मिल रहे हैं और क्या, जब भी 2 लोग मिलते हैं तो क्या खाते हैं, मिठाई खाते हैं ना। तो सिंधु और सतलज कहाँ मिल रही है, मिठन कोट पे, यानी कि मिठाई खा रहे हैं सिंधु और सतलज कहाँ पर, मिठन कोट पर। तो ये तो बात हो गई सतलज नदी के एंड की। वहीं अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक सहायक नदी आपको पता ही है, यहाँ पर ब्यास है। एक और छोटी सी सहायक नदी है, वो कौन सी है, स्पीति।
ओके, दो हैं सतलज नदी की जो आपको सहायक नदी याद करनी है, एक ब्यास जो आप मैप से आसानी से याद कर पा रहे होंगे, और दूसरी क्या है, स्पीति नदी। तो ये तो बात हो गई सिंधु की सारी 5 जो मेजर उसकी सहायक नदियां हैं जो उसे कहाँ से मिलती हैं, बाएं तरफ से मिलती हैं, यानी कि उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए एक बार हम जल्दी से इसे पूरा मैप के थ्रू अगर हम बात करें, यानी कि आप इसमें देख सकते होंगे इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो क्विक रिवीजन करते हैं अगर हम 5 सहायक नदियों का। तो देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर है, द रेड वन, येलो इज योर हिमाचल प्रदेश और दिस ग्रीन इज योर पंजाब। ओके, हरा भरा पंजाब है, ठीक है। चलिए अब याद करते हैं। तो सबसे पहले हमने झेलम देखा, झेलम कहाँ से निकल रही थी, जल्दी से बोलिए, वेरीनाग से निकली, वुलर में मिली, पीर पंजाल को काटा और चेनाब में मिल गई। तो चलिए वेरीनाग से निकालते हैं, दैट मीन्स कि ये जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करती है और उसके बाद जब यहाँ से निकलती है तो ये सीधे कहाँ पहुंच जाती है, पाकिस्तान में पहुंच जाती है। इस मैप से आपको रूट क्लियर हो जाएगा सबका। वही चेनाब की बात करें तो चेनाब कहाँ से आ रही थी, बारालाचा पास से निकल रही थी, यानी कि बारालाचा पराठा खाकर हम कहाँ पहुंच गए थे, चेनाब में पहुंच गए थे। तो देखिए चेनाब का ओरिजिन कहाँ से था, हिमाचल प्रदेश के दर्रे से, एक दर्रा था बारालाचा पास, और उसके बाद ये कहाँ ट्रैवल करा, हिमाचल प्रदेश में चलने के बाद ये जम्मू कश्मीर जाती है और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो व्हाइट एरिया इस साइड का देख रहे हैं वो क्या है, पाकिस्तान, दिस इज चाइना और तिब्बत एरिया। उसके बाद अगर हम रावी नदी की बात करें तो वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी। और थोड़ी देखो, रावी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इन 5 सहायक नदियों में एक नदी जो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब की सीमा बनाती है वो रावी ही नदी है। रावी नदी बहुत दूर तक इंडिया पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब है उसकी क्या बना रही है, बॉर्डर बनाती है। आप देख सकते हैं इस मैप में आसानी से। ओके, तो रावी नदी है जो इंडियन पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंडिया पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब की क्या बना रही है, सीमा बनाती है। उसी तरह अगर हम ब्यास की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में निकलती है और देखो पंजाब में यहाँ पर आकर सतलज में मिल रही है। सतलज की अगर हम बात करें तो देखिए सतलज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, राकसताल से ओरिजिनेट करके शिपकिला दर्रे से भारत में घुस रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आ रही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रॉस कर रही है, देखिए फिर पंजाब में आई, फिर जिसमें इसे ब्यास नदी मिली और उसके बाद ये पंजाब से बाहर निकल के पाकिस्तान में आ जाती है और फिर मिठाई खाती हुई मिठनकोट पर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये थी आपकी पूरी 5 सहायक नदी, जिससे आपने, आई होप कि अब आपको पूरा 5 सहायक नदी इसकी क्लियर हो गई होंगी आसानी से। चलिए अब बात करते हैं इन्हीं 5 सहायक नदियों के लिए एक और क्वेश्चन जो बनता है वो ये होता है कि जब 2 नदियां एक दूसरे के पैरेलल बह रही होती हैं तो जो उनके बीच का लैंड एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं। जब 2 नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और जो उसके बीच का क्षेत्रफल होता है उसे हम दोआब कहते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको किसी को बताना है दोआब क्या है तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्रफल है उसे हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, यानी कि लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब। तो अब क्योंकि ये 5 एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं इसीलिए इन 5 के बीच का जो लैंड एरिया है उनके 5 दोआब हैं जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए ये हमें याद है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं और इधर कौन सी नदी आ रही है, मेरी सिंधु नदी यानी कि इंडस आ रही है। तो सबसे पहले झेलम और चेनाब के बीच का दोआब देखते हैं। तो झेलम और चेनाब के बीच का दोआब का जो नाम है वो है छाछ दोआब। याद करने की ट्रिक क्या है, एक समझाएंगे आपको, बाकी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए छाछ कैसे याद करेंगे आप, छाछ में जो च लिया गया है वो चेनाब से लिया गया है और जो ज लिया गया है वो झेलम से लिया गया है। ओके, इसी तरह अगर आप इंग्लिश में इसे लिख रहे हैं तो CH चेनाब और J कहाँ से लिया गया है, झेलम का J लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चेनाब और रावी के बीच में देखा कितना आसानी से छाछ बना दिया। इसी तरह चेनाब और रावी के बीच में अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, रचना दोआब। रचना में र लिया गया है रावी से, च और न लिया गया है चेनाब से। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप कैसे करेंगे, रावी में RA लिया गया है, रचना में RA लिया गया है रावी से, CHNA लिया गया है चेनाब से। इसी तरह रावी और ब्यास में अगर हम आते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, बारी दोआब, जिसमें ब लिया गया है ब्यास से, र और ई लिया गया है रावी से। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्यास और सतलज नदी तो वो क्या है, बिस्त जालंधर दोआब। जालंधर क्यों, क्योंकि पंजाब में आकर अभी आपने देखा सतलज नदी से ब्यास नदी मिल रही है।
तो इसलिए तो हमने जालंधर लिख दिया है ताकि आपको पंजाब याद रहे। और बिस्त कैसे बनाया गया है, बिस्त में ब लिया गया है ब्यास से और स त लिया गया है सतलज से। ओके, तो देखा कितने आसानी से सारे जवाब हो गए, छाछ, रचना, बारी और बिस्त और जालंधर। वहीं नेक्स्ट आता है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर सिंधु नदी के नाम से रखा गया है क्योंकि एक साइड सिंधु, ये किस किस के बीच में है, सिंधु के बीच में, और दूसरी तरफ आ रही है झेलम और चेनाब। याद रखिएगा अभी तक यहाँ पर दो दो नदियां थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंध और बात करें दूसरी तरफ की नदियों की तो थोड़ी दूर तक तो झेलम चल रही है सिंध के पैरेलल, और उसके बाद जब झेलम चेनाब में मिल गई है तो कौन सी नदी आ गई है, चेनाब नदी आ गई है। तो इसीलिए एक तरफ सिंधु और दूसरी तरफ झेलम चेनाब, इनके बीच का जो दोआब है वो कौन सा है, सिंध सागर दोआब। तो अब आसानी से आपको सारे दोआब्स क्लियर हो गए होंगे। इसे याद जरूर कीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछता है, एक साइड दोआबों के नाम लिखता है, दूसरी तरफ नदियों के नाम, और मैच करने के लिए पूछ लेता है, जिससे आप सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि किस तरह से इन दोआबों का नाम रखा गया है। ओके, फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर आप हिंदी मीडियम के हो। तो ये तो बात हो गई दोआबों की। अब एक और चीज रह जाती है हमारी, जो हम सिंधु नदी से रिलेटेड है, वो है सिंधु नदी पे जो समझौता हुआ है। समझौता हुआ था, इसके लिए आपको दो चीजें याद करने की जरूरत है। पहला, ये किस साल ये समझौता किया गया, ये 1960 में ईयर में ये समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किस नदी को लेकर, सिंधु नदी को लेकर, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंधु नदी समझौता। और इस समझौते के अनुसार भारत सिर्फ 20% वाटर ही यूज कर सकता है। सिंधु नदी का जितना भी पानी है उसका सिर्फ 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि किस समझौते के अनुसार भारत को कौन कौन सी नदियां मिली हैं या भारत किन किन नदियों का उपयोग कर सकता है। तो 5 जो अभी हमने पढ़ा उन्हीं नदियों में से ही भारत को नदियां मिली हैं। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज और सिंधु, ये 6 नदियां हैं। इनमें से 3 नदी सिंधु को पाकिस्तान को दे दी गई हैं और 3 नदी भारत को मिली हैं। अब भारत को मिलने वाली नदी याद कर लेंगे तो बची हुई जो होंगी वो किसे दी गई हैं, पाकिस्तान, आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब भारत को जो नदी मिली है वो देखते हैं। तो भारत को जो नदी मिली है इस समझौते से वो है ब्यास, सतलज और रावी नदी। ठीक है, याद कैसे करेंगे, आपको पता है भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक फोर्स रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीएसएफ फोर्स। तो सोच लीजिए कि बीएसएफ नदी ही भारत को मिली है। बीएसएफ मतलब बीएस और एफ जो है फोर्स का, उसे आपको क्या कर देना है, आर कर देना है, यानी कि बीएसआर नदी भारत को मिली है। बीएसएफ फोर्स में जो एफ है आपको उसे क्या करना है, आर में चेंज कर देना है, यानी कि बीएस आर बना देना है। तो वही नदी भारत को मिली है, यानी कि बी से ब्यास, एस से सतलज और आर से रावी नदी। तो 3 नदी कौन सी भारत को मिली है, ब्यास, सतलज और रावी। बची हुई झेलम, चेनाब और सिंधु किसे दी गई हैं, पाकिस्तान को मिली हैं इस समझौते के अनुसार। तो ये तो हो गई पूरी सिंधु नदी की बात, सिंधु नदी के उद्गम की बात, साथ साथ उसकी सहायक नदियों की बात। जहां जहां जरूरत थी आपने देखा कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं। आई होप कि अब आपको पूरा सिंधु नदी और उसका सिस्टम यानी कि उसकी सहायक नदियों के साथ अच्छे से याद हो गया होगा। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।